बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम अपने जो प्रैक्टिकल थे आप लोगों के उसकी इंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है आपके मेन जो सारे प्रैक्टिकल हैं वो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड हैं, तो हम पहले जो है क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन या प्रिंसिपल देख लेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया भी था लैब के अंदर, लेकिन हम इसको स्टार्ट से कर रहे हैं ताकि आगे वाले प्रैक्टिकल्स की इंस्ट्रक्शन जो है वो साथ ही चलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट पे जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था, लेकिन अब दोबारा से इसको शुरू करें कि क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है। एक सेपरेशन टेक्निक है केमिस्ट्री के लिए में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि कोई भी केमिकल्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, कोई भी पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए, या प्लांट मटेरियल्स हैं प्लांट से एक्सट्रैक्ट हम करते हैं तो वहाँ पे जो कंपाउंड है उनकी सेपरेशन के लिए, या अदर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर वहाँ जहाँ जहाँ क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। तो जनरली हम ये क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि क्रोमेटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर देती है। अब क्यों सेपरेट आउट कर देती है कि अब हम आपको पता है कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती हैं, एक मोबाइल फेज हम कहते हैं और एक हमारे पास क्या है स्टेशनरी फेज होती है। अब जितनी किसी भी मटेरियल की अफिनिटी है मोबाइल फेज के साथ, वो उतना उसके साथ मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा मूव करेगा, और जितनी कम अफिनिटी होगी उस सब्सटेंस की लिक्विड के साथ, लिक्विड फेज के साथ, तो वो उसके साथ कम मूव करेगा। मीन उसकी सॉलिड के साथ या जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है उसके साथ ज़्यादा अफिनिटी है, इसलिए वो मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी बेस पे हर सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। और आपको पता है इसमें दो फेजेस होती हैं, एक को हम मोबाइल फेज कहते हैं और एक हमारे पास स्टेशनरी फेज होती है। ये भी हम देख लेंगे कि स्टेशनरी फेज कौन कौन सी हो सकती है और मोबाइल फेज जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास जो है क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज़ हो रही होती है और डिफरेंट, इसीलिए लैब में आप लोग को एक्सपेरिमेंट जो है इसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। मीन जो हम इंक को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मेटल्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, या प्लांट पिगमेंट्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे प्लांट पिगमेंट के अंदर जैसे हमारे पास क्लोरोफिल होता है, तो उसको कैसे उसके अंदर जो कितने कंपोनेंट्स हैं उसमें सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस तरह एडवांस लेवल पे हमारे पास जो है टेक्निक्स होती हैं। एक तो सिंपल हमारे पास टेक्निक होती है, इसी तरह हमारे पास एडवांस टेक्निक भी होती है, उनमें भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। तो हम सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल देख लेते हैं या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक। इट्स सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय passing it in suspension or solution through a medium in which the component move at differential rate, के जो कंपोनेंट हैं वो डिफरेंशियल रेट पे मूव कर रहे होते हैं एक सस्पेंशन के अंदर से या किसी भी लिक्विड के अंदर से या सोल्यूशन के अंदर से। अब डिफरेंशियल रेट क्या है कि एक जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है, दूसरा जो है वो स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो एक की प्रेफरेंस मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है, दूसरे की प्रेफरेंस जो है मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा नहीं है, तो ये उनके डिफरेंशियल रेट को डिटरमिन कर रहा होता है। ठीक है, कि किसी भी कंपोनेंट को जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है वो उनको उनके डिफरेंशियल रेट के लिहाज से किसी भी सोल्यूशन के अंदर से सेपरेट किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स यूजली टू फेजेस इंक्लूडिंग स्टेशनरी, ठीक है, जो कि मूव नहीं करी होती है जिसको हम नॉन मूविंग कहते हैं, एंड मोबाइल जो कि मूव करी होती है। ये दो फेजेस होती हैं हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में। एक को हम स्टेशनरी कहते हैं जो कि नॉन मूविंग होती है, जो दूसरी हमारे पास होती है मूविंग होती है, वो मोबाइल फेज होती है। ऑल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्रोमेटोग्राफी मीडियम ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ बिटवीन दीज टू फेजेस, के जितने भी कंपोनेंट हम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या है हमारे पास के अपने आप को इन दोनों फेजेस के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन उसने किस फेज में जाना है, मोबाइल फेज में रहना है या हमारे पास स्टेशनरी फेज में रहना है। ठीक है, इफ स्टेशनरी फेज इज सॉलिड देन प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज एड्सॉर्प्शन, कि जब हमारे पास स्टेशनरी फेज सॉलिड है, ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन हो रही है कि अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो वहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है एड्सॉर्प्शन का। ठीक है, या इसको हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। लेकिन अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो इसको हम पार्टीशंस कहते हैं, कि ए पार्टीशन हो रही है, ए कोई भी कंपोनेंट जो है लिक्विड और
सॉलिड के दरम्यान में या स्टेशनरी के फेस के दरम्यान में आपस में पार्टीशन कर रहा है, ठीक है। अब अब किस बेस पे हमने किया, स्टेशनरी फेस की बेस पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि स्टेशनरी फेस या सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। अगर ये स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो ये हमारे पास जो है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगी। अगर हमारे पास ये जो लिक्विड है हमारे पास जो स्टेशनरी फेस, तो देन हम इसको कहते हैं कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी स्टेशनरी फेज के, इसका मतलब है स्टेशनरी फेज जो है लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन गैस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अब अगर हम मोबाइल फेज को देखें तो मोबाइल फेज हमारे पास क्या हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, जो मूव कर रहा है। यहाँ क्या हो सकता है, गैस मूव कर सकती है। अब हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स तो इजीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड जो है वो हमारे पास मोबाइल फेज के तौर पे एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट बी मूविंग फेज एज देयर मॉलिक्यूल आर नॉट मोबाइल, के सॉलिड को हम मूविंग फेज या मोबाइल फेज के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह जो गैस है इसको हम स्टेशनरी फेज पे नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, स्टेशनरी फेज के लिए तो हमें प्रॉपर एक सरफेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर सरफेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, प्रॉपर सरफेस एरिया नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए गैस को हम क्या स्टेशनरी फेज नहीं यूज़ कर सकते और सॉलिड को हम मोबाइल फेज के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। गैस कैन नॉट बी यूज एज स्टेशनरी फेज एज दे डू नॉट हैव द फिक्स सरफेस एरिया, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ प्लेनर chromatography where the paper composed of cellulose is used for the separation of the compounds, कि हमारे पास क्या है कि एक ही प्लेन के अंदर हो रहा है, कि मीन हम उसको 3 डायमेंशनल नहीं ले रहे या 2 डायमेंशनल नहीं ले रहे, एक ही प्लेन के अंदर जो है वो उसकी डेवलपिंग हो रही है। अब वो जो पेपर कंपोज होता है, आपको पता है कि वो सेलुलोज वुड मटेरियल के बने होते हैं और उसके ऊपर हम किसी भी इंक का ड्रॉप लगा रहे हैं, तो वहाँ से क्या है कंपाउंड की सेपरेशन होती है। Separation of component in paper chromatography is a partition process between the two liquid phases। अब यहाँ पे टू लिक्विड फेजेस कौन सी होती हैं, हम तो यूज़ करें पेपर जो कि सेलुलोज का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो सेलुलोज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो पेपर है, पेपर हमारे पास क्या स्टेशनरी फेज है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो है वो पेपर के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। और इसी तरह मोबाइल फेज तो लिक्विड है ही है, ठीक है। स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज पेपर हेल्ड बाय सेलुलोज मॉलिक्यूल एंड मोबाइल फेज इज एनी लिक्विड विच मूव ओवर द पेपर। कि स्टेशनरी फेज वो पेपर है हमारे पास, पेपर एक्चुअली सेलुलोज का बना हुआ है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, वो लिक्विड है अगर हमारे पास उसको हेल्ड हुए में, तो और साथ साथ हमारे पास क्या है मोबाइल फेज है जो कि लिक्विड है, हमारे पास कोई भी लिक्विड हो सकता है इसके ऊपर मूवमेंट के लिए। The separation of compound in a mixture is due to difference in their affinity toward the stationary or mobile phase during the movement of mobile phase under the capillary action of the pores in the paper। अब होता क्या है कि क्यों पार्टिकल जो है सेपरेट आउट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि कैपिलरी एक्शन क्या है कि एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, वो उसके साथ साथ जो है दूसरे मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे और साथ साथ वो मोबाइल फेज ऊपर की तरफ रन करना शुरू कर देगी, ठीक है। पेपर के ऊपर रन करना शुरू कर देगी ऊपर ऊपर की तरफ। अब साथ क्या है कि अगर किसी भी सब्सटेंस की मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी ज़्यादा है तो क्या है वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा जैसे ही मोबाइल फेज मूव करेगी। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी नहीं है तो वो जो है स्टेशनरी फेज के साथ ही रहेगा, मीन वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। वो नीचे रह जाएगा। और अगर हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो वो क्या है कोई सब्सटेंस अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा मोबाइल फेज के साथ। Nowadays coated papers are also available in which the process other than the partition can also be carried out, के पार्टीशन के अलावा दूसरे प्रोसेस भी हो सकते हैं हमारे पास। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि पोलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ड्रग्स हो गई, साल्ट,
मेटल कम्प्लेक्सेस एंड मेटल्स हो सकती हैं, या इसी तरह इंक हो गया या कोई और मटेरियल, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हो सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी इजीली एम्प्लॉयड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, के कंपाउंड प्योर है या नहीं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड प्योर होगा तो वो तो जस्ट एक ही स्पॉट देगा, एक ही तरह मूव करेगा, लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटी है, कोई मिक्सचर है, तो वो क्या है, जितनी चीज़ें होंगी वो उतने पॉइंट देगा। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कोई कंपाउंड प्योर है या नहीं है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी कैरीड आउट इन वेरियस मोड इंक्लूडिंग असेंडिंग। असेंडिंग का है कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है मोबाइल फेज मूव कर रही है। सम टाइम ये क्या होती है, डिसेंडिंग होती है। ठीक है, सम टाइम क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों होता है कि पहले नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे भी आ सकती है। रेडियल मीन सर्कुलर है। ठीक है, इसके अलावा टू डायमेंशनल टाइप भी है कि पहले एक डायरेक्शन में मूव करिए, फिर उसको अगर 90 के एंगल में चेंज कर दें तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम डिफरेंट तरह से जो है क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। इन असेंडिंग पर क्रोमेटोग्राफी, नीचे जो फिगर आ रही है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं मोबाइल फेस ट्रेवल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये असेंडिंग का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या हो गया, मोबाइल फेस ट्रेवल इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑन द पेपर एंड सॉल्वेंट रिजर्वायर इज प्लेस इन द बॉटम ऑफ द पेपर शीट। कि सॉल्वेंट का रिजर्वायर जो है वो नीचे है और सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट टू द ग्रेविटी की इफेक्ट से। ठीक है, in descending paper chromatography, mobile phase travel downward on the paper and solver reservoir is at the top। कि एक स्पेसिफिक तरह के हमारे पास टैंक होते हैं, क्रोमेटोग्राफी टैंक, वो क्या है कि ये टॉप से हमारे पास सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है, और यानी सॉल्वेंट का जो रिजर्वायर है वो टॉप पे है, वहां से सॉल्वेंट जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। The movement of the solvent in descending paper chromatography is faster than the ascending time type as travel of mobile phase molecule is assisted with the gravity beside the capillary action। पहले क्या है, असेंडिंग में क्या है, मोबाइल फेज क्यों मूव कर रहा है, कैपिलरी एक्शन से एक मॉलिक्यूल से वाटर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे के साथ साथ अटैच होके वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, अब ये ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं तो इसके लिए ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो वहाँ पे क्या है, एकदम से जैसे ही हम सॉल्वेंट को रिलीज करेंगे वो जल्दी से नीचे आएगा। एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट है, ठीक है, और एक हम टॉप से बॉटम की तरफ उसको रिलीज करें तो वो जल्दी से ग्रेविटी की वजह से वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। यानी कि ये फास्टर है, जहाँ पे हमें फास्टर क्रोमेटोग्राफी की ज़रूरत है हम उसको वहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। इन असेंडिंग डिसेंडिंग मोड मोबाइल फेज इज फर्स्ट डायरेक्टेड अपवर्ड, के पहले हम असेंडिंग कर लेते हैं एंड देन डाउनवर्ड कर लेंगे ऑन दी स्टेशनरी फेज, के हम क्या है मोबाइल फेज को एक दफ़ा ऊपर से कर लें और दूसरी बात जो है वो नीचे से कर लें। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रेडियल क्रोमेटोग्राफी, जो कि कहीं आप लोगों ने एफएससी के अंदर प्रैक्टिकल किया हुआ है कि पिगमेंट, प्लांट पिगमेंट को सेपरेट आउट करना। मीन प्लांट का लीव ले लिया जाता है, जैसे मोस्टली स्पिनच जो हमारे पास पालक है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसका जो है स्पिनच का लीव लेके उसको ग्राइंड करके स्पेसिफिक उसका लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा स्लरी से बना के, अगर हम जो राउंड वाले हमारे पास फिल्टर पेपर होते हैं उसके सेंटर में लगा के उसको ड्राई करते हैं जैसे, और उसके बाद जो है जो सॉल्वेंट है वो सेंटर में डाला जाता है। ठीक है, ताकि वो जैसे सॉल्वेंट जो है सेंटर से बाहर की तरफ मूव करता है तो जो प्लांट मटेरियल के अंदर उसके यहाँ उसके क्लोरोफिल के अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, जितने भी केमिकल होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रेडियल क्रोमेटोग्राफी होती है। इन रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि नीचे फिगर भी हम देख लेते हैं कि सेकंड फिगर है, मोबाइल फेस मूव फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द सर्कुलर पेपर शीट, के सर्कुलर हमारे पास जो राउंड पेपर शीट है उसके जो है सेंटर से बाहर की तरफ जो है मोबाइल फेस मूव कर रहा है। The solvent is introduced to the center of the radial paper through a wick, मीन के कैपिलरी के थ्रू हम जो है सैंपल सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सैंपल मूव्स रेडियली टू फॉर्म द सैंपल स्पॉट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एज कंसेंट्रिक रिंग। क्या होता है, अब जो कंपोनेंट है वो जो सेपरेट आउट हो रहे हैं तो वो भी क्या है, ये मोबाइल फेस के साथ मूव करते जाएंगे, और अब मोबाइल फेस चारों तरफ जा रही है
ठीक है, सेंटर से। तो जैसे ही वो डालें तो वो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो उनका भी एक रिंग सा बनता जाएगा। पहले तो हमारे पास असेंडिंग में तो सिर्फ स्पॉट लग रहे थे, अब क्या है कि सॉल्वेंट की चारों तरफ मूवमेंट हो रही है, तो हमारे पास कंपोनेंट की भी चारों तरफ मूवमेंट हो रही होगी। तो ये हमारे पास जो है एक रिंग सा बन जाएगा, मीन दायरे दायरे से बन जाएंगे, जिसे हम कंसेंट्रिक रिंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह सेपरेट आउट हो जाएंगे। The two-dimensional chromatography involves rectangular paper के इसमें लंबा पेपर नहीं होता, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर होता है। क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट विच अकर इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल, कि वो राइट एंगल पे हमारे पास दोनों डायरेक्शंस के अंदर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब हम क्या कर, अगर हम पहले पिक्चर देख लें तो हमारे पास क्या है कि ये असेंडिंग की टाइप है, ठीक है, कि सॉल्वेंट जो है वो नीचे वाली साइड पे होता है, तो सॉल्वेंट अगर अपवर्ड मूव करे तो असेंडिंग हो गया, अगर सॉल्वेंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डिसेंडिंग हो गया। अगर सॉल्वेंट जो है इस सर्कुलर पॉइंट से बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो वो हमारे पास क्या है कि रेडियल आ गई। और दूसरी हमारे पास क्या है कि हमारे पास डायमेंशनल, टू डायमेंशनल भी हो सकती है, कि मैंने एक दफ़ा इस साइड पे किया, उसमें क्या है कि पहले हमारे पास कि बहुत लेंथ ही नहीं होता, ये हमारे पास पेपर पहले एक डायरेक्शन में किया उसको, फिर हमने उसको 90 का एंगल पे चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में कर लिया। तो ये जस्ट उन्होंने पिक्चर्स दी हुई थी हमारे पास कि ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक दिखाया हुआ है कि उसके अंदर हम इसको हैंग कर देते हैं और क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिया था कि मिक्सचर ऑफ इंक को हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट करना है, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है, क्रोमेटोग्राफी पेपर स्टिप चाहिए, स्केल चाहिए, कटर चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक टैंक चाहिए। अगर हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक नहीं भी है तो लार्ज बीकर के अंदर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या ग्लास ग्लास टेस्ट ट्यूब भी होती है, बीकर आ गया, ग्लास कैपिलरी ट्यूब आ गई, ग्लास हुक आती है, मोबाइल फेस। इसमें हमारे पास क्या है, वाटर, मिथाइलेटेड स्पिरिट, अमोनिया। ये इनकी स्पेसिफिक रेशो ले लें तो अच्छी तरह से हमें सेपरेट आउट हो सकते हैं कि 6:3:10, कि अगर ये 10 ml हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो इसमें 6 क्या है परसेंट वाटर होगा, या 6 ml वाटर होगा, 3 ml जो है स्पिरिट हो गया, और 1 ml हमारे पास अमोनिया है। या इसी के अलावा हम हम वाटर और HCl का मिक्सचर ले लें तो उसको अंदर भी जो है बड़ी जल्दी और बड़ा क्लियर जो है सेपरेशन होती है। आप लोगों को जो दिया गया था वो वाटर एंड HCl का मिक्सचर दिया गया था, ठीक है। अब जिसमें फिल्टर पेपर यूज़ होता है, ठीक है, वो कौन सा है, इसका नेम क्या है, फिर वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। ये नंबर 1 उसके पोर साइज को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी यूज़ किया जाता है तो उसके मोस्टली बताया जाता है कि इसका नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, कौन सा हमारे पास फिल्टर पेपर है, ठीक है। is in Bartman filter paper 1 is mostly used in analytical chromatography, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स को एनालिटिकल जो क्रोमेटोग्राफी है, मीन के हम किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट जो है उसको डील करें या कि उसकी सेपरेशन के लिए यूज़ करें। वाटमैन फिल्टर नंबर 3 इज़ अ थिक पेपर एंड इज़ बेस्ट एम्प्लॉयड फॉर द सेपरेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ है, बट द रेजोल्यूशन इज़ इंफीरियर टू द वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। की क्या है कि ये हमारे पास लैब में यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर हम थिक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो है रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो थिक मटेरियल है हमारे पास, कि मोटा है वो पेपर, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। The Wartman filter number 4 and 5 are convenient for the rapid separation, के रैपिड हमने कोई हमारे पास कोई सेंसिटिव मटेरियल है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो है वाटरमैन फिल्टर नंबर 5 एंड 4 को यूज़ कर रहे थे। Although these parts are less well defined, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्पॉट्स लगाते हैं हम वो जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। Wartman filter paper number 4 and 5 may be impregnated with the buffer solution before use and or chemically modified by the acetylation, के इनको हम बफर बना लेते हैं कि बफर के साथ ट्रीट कर लेते हैं
या इसको केमिकली चेंज कर लिया जाता है ताकि वो बेस्ट हमें रिजल्ट दे सके। कुछ प्रिकॉशंस हैं वो देख लेते हैं हम कि वो क्या हमारे पास। डू नॉट टच और फोल्ड द पेपर स्ट्रिप एज दिस विल डिस्टर्ब द सॉल्वेंट फ्लो रेट, कि हमें क्या करना चाहिए कि वो जो सॉल्वेंट फ्लो को डिस्टर्ब ना होने से बचाने के लिए क्या है कि जो पेपर की स्ट्रिप है इसको फोल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। साइड ऑफ ए पेपर स्ट्रिप शुड बी कट फाइन, कि जो दोनों साइड्स हैं ये वाली और ये वाली उसको प्रॉपरली कटिंग होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा कटा होगा तो ये प्रॉब्लम भी करेगा, सॉल्वेंट का फ्लो भी सही नहीं होगा, ठीक है। इफ द साइड्स आर रफ द सॉल्वेंट फ्लो रेट विल बी डिस्टर्ब, की यानी इक्वली तौर पे दोनों साइड से हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो ऊपर नहीं मूव करेगा, एक साइड पे ज़्यादा मूव कर रहा होगा एक साइड पे कम मूव कर रहा होगा, ठीक है। इफ द साइड्स आर रफ द सॉल्वेंट फ्लो रेट विल बी डिस्टर्ब एज मोबाइल फेज विल बी evaporated एट द हायर रेट, के हमें पता है जल्दी से मोबाइल फेज जो है वो evaporate भी हो रही होती है तो उसका जो है फ्लो रेट जो है डिस्टर्ब हो जाता है। Do not touch the given solutions as they can cause irritation. इसी तरह हमारे पास always use lead pencil to mark the paper strip, के जो लाइंस आप लगानी है आपने चाहे नीचे लगानी है या सॉल्वेंट फ्रंट पे लगानी है वो लेड पेंसिल से लगानी है ताकि वो बाद में, और हल्की सी लगानी होती है वो जस्ट ये नहीं कि बहुत डार्क जो है पेंसिल्स हम लगाएं। अच्छा, सॉल्वेंट फ्रंट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से लेके जो बेस लाइन है यहाँ से लेके जितना सॉल्वेंट जिस पोजीशन तक सॉल्वेंट ने मूव किया होता है वहाँ तक जो है जब हम एंड पे निकालते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं कि यहाँ हमें पता चल जाए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सॉल्वेंट ने मूव किया था। तो ये हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट फ्रंट है जितना सॉल्वेंट ने मूव किया होता है। तो अगर हम इसका प्रोसीजर देखें कि हमने करना क्या है, टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर शीट अकॉर्डिंग टू द साइज अवेलेबल ऑफ, टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर शीट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अवेलेबल क्रोमेटोग्राफिक टैंक, के हमारे पास जो जितने टैंक का साइज है उसके लिहाज से हम जो है पेपर शीट की कटिंग कर लेते हैं, या अगर हमारे पास लार्ज साइज बीकर है तो हम उसके लिहाज से इसकी कटिंग करेंगे कि जितनी उसकी लेंथ है उसी के लिहाज से, ताकि जो है वो सारे का सारा फिल्टर पेपर उसके अंदर डिप हो सके। Draw a line using a lead pencil across the chromatographic strip 2 cm from the bottom, कि जैसे हमने यहाँ ऊपर दिखाया गया है कि 2 सेंटीमीटर अबव जो है बॉटम से यहाँ पे एक लेड पेंसिल से लाइन लगानी है कि इस पॉइंट पे हमने अपना जो मिक्सचर है उसको उसके पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। Using a capillary tube or micropipeline, add small quantity of standards or sample at the center of this line, कि जो हमारे पास सैंपल है हम उसकी इस लाइन के ऊपर जो है बहुत स्मॉल सा स्पॉट लगा रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल सा स्पॉट लगाएंगे तो वो अच्छे से सेपरेट आउट हो जाता है। अगर हमारे पास जो है हम बहुत बड़ा स्पॉट लगाएं तो उसकी वो प्रॉपरली हमें जो है ना सही रिजल्ट नहीं दे रहा होता, ठीक है। अलाउ द स्पॉट टू ड्राई फॉर फ्यू सेकेंड, वो जल्दी से ड्राई आउट हो जाएगा। Hang the paper strip in the chromatographic tank and pour mobile face into the chromatographic tank, के पहले हम उसको उसके अंदर हैंग कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या हमारे पास जो मोबाइल फेस है उसको उसके टैंक के अंदर डालेंगे। और इस तरह एहतियात से डालना होता है कि ताकि एक तो वो डिस्टर्ब ना करे और दूसरा जो है जो 2 सेंटीमीटर लाइन लगाई थी उससे सॉल्वेंट का लेवल जो है वो नीचे ही होना चाहिए, उससे सॉल्वेंट का लेवल ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। Make sure that only the bottom of the paper touches the solvent but the solvent level does not reach the pencil line draw, के solvent का level है वो जो 2 सेंटीमीटर की लाइन थी, ठीक है, उससे नीचे रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। Keep chromatographic tank close, कि उसके सेचुरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि टैंक के ऊपर से कवर कर देते हैं, कि मीन जो उसके वेपर्स हैं सॉल्वेंट के या लिक्विड के वो उस टैंक के अंदर ही रहे हैं और प्रॉपरली हमारे पास जो है वो मोबाइल फेस मूव करें, ठीक है। एंड अलाउ द क्रोमेटोग्राम टू डेवलप अनटिल द सॉल्वेंट लेवल नियरली रीच द टॉप ऑफ द पेपर, के उतनी देर तक हमने उसको मूव करना है कि जब मैक्सिमम सॉल्वेंट जो है वो ऊपर ना आ सके। जहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव किया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट। This level is called the solvent front, which should be marked before the drying। जैसे ही हम इसको
पेपर स्ट्रिप को टैंक के अंदर से निकालते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेड पेंसिल के साथ जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया होता है उसकी एक लाइन लगाते हैं जिसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। Measure the distance at the center of spot using a scale in centimeter or millimeter or record it on the data table। कि क्या है, पहले हमने सॉल्वेंट का मेजर कर लिया, फिर अगर मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट थे और उन तीनों को क्या किया कि उसके सेंटर से देख लिया और जो बेस लाइन है वहाँ से देख लिया कि कितना जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है। If the ink sample contain the single component, it will show a single color। ठीक है, अगर इसका सिंगल कलर का मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, प्योर कंपाउंड है। If an ink color is made of mixing more than one color, they will show more than one color on the paper chromatogram। कि यहाँ पे अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट थे इंक के अंदर तो वो 2 शो करेगा, अगर उसके अंदर 3 थे तो वो 3 शो कर देगा। इन दिस वे by using the paper chromatography purity of various compound can be verified। कि वो कंपाउंड जो है, ये कंपोनेंट जो है, मिक्सचर है, वो एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है या एक से ज़्यादा है, मीन कि वो प्योर है या उसके अंदर इम्प्योरिटी है, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। कैलकुलेट द RF वैल्यू ऑफ ईच कलर बाय फॉलोइंग द फार्मूला। कि RF वैल्यू क्या होती है कि ये रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस या रिलेटिव टू द फ्रंट, यानी कि रिलेटिव टू द सॉल्वेंट फ्रंट, जिसे हम RF कहते हैं कि सॉल्वेंट कितना मूव किया है और उसके लिहाज से हमारे पास कंपोनेंट ने कितना मूव किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, RF वैल्यू आ जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन, के बेस लाइन से जो कंपोनेंट है, चाहे वो एक कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, हम इन तीनों का अलग-अलग से मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितनी किसी कंपोनेंट ने मूव किया और डिवाइड कर देते हैं इसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। के बेस लाइन से हमारे पास जो सॉल्वेंट ने जितना मूव किया वो उसको देख लेते हैं। मीन फर्ज करें हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है 10 सेंटीमीटर था, तो अगर 1 कंपोनेंट है उसने क्या कि 3 सेंटीमीटर किया तो ये 3/10 हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो उस कलर की RF वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दी गई है कि हमारे पास क्या थे कि 1-2 स्टैंडर्ड था या कोई भी मिक्सचर था। ठीक है, और सॉल्वेंट फ्रंट हमारे पास ये क्या आ जाता है, 10 सेंटीमीटर आ जाता है, तो एक कलर है जिसकी हाइट जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर तक आ रही है, तो हमने क्या किया 4/10 ये वाला फार्मूला यूज़ करके। अगर दूसरा कलर था हमारे पास, उसने क्या किया कि उसकी मैक्सिमम 6 तक मूव किया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर था और डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट फ्रंट, तो वहाँ से 0.6 वैल्यू जो है हमारे पास होगी दूसरे कलर की। अब किसी भी कलर की जो है वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल दी गई है तो उसी के लिहाज से उसका रिजल्ट है। RF वैल्यू ऑफ रेड एंड येलो कलर इज 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली एंड गिवन इंक सैंपल वाज अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड येलो कलर के। जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपने RF वैल्यू निकाली है, उसी को आपने रिजल्ट में भी लिखना है कि RF वैल्यू ऑफ, अगर 3 कंपोनेंट हैं या 3 कलर हैं, मीन ग्रीन रेड एंड येलो हैं या ब्लू रेड एंड येलो हैं, तो आपने उन तीनों को लिखना है कि ब्लू के कलर की RF वैल्यू कितनी थी, रेड की कितनी थी और येलो की कितनी थी। और इसका मतलब है जो आपको इंक दी गई है वो मिक्सचर है, वो एक उसमें ब्लैक, बेशक आपको ब्लैक दी गई थी लेकिन एक्चुअल में वो उसका मिक्सचर होता है, उसके अंदर बाकी से कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट था। इस तरह उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अपने वाइवा के लिए भी याद कर सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं वाइवा के अंदर, तो आप लोगों ने ये खुद से भी प्रिपेयर करने हैं।